अस्सलाम वालेकुम जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान में बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफ से और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई जी। और आज की सुबह का आगाज़ जो है हमारी कौम की कुछ सिफात हैं उससे हम कर देते हैं। हमारी कौम की बड़ी सिफात है, बड़ी अच्छी सिफात है, हार्ड वर्किंग है, रेजिलिएंट कौम है, रेजिलिएंट है और पिसती रहती है। ये है अब नतीजा यही निकलता है। कुछ नहीं कहती है कुछ नहीं कहती है, कमर आगे कर देती है। मारो सोटियां और मारो, बिजली के बिलों की सोटियां, गैस की शॉर्टेज की सोटियां। लेकिन मुश्किल वक्त होता है, इकट्ठी हो जाती है। यही कौम है जो कि बहुत सारे मुश्किलात के बावजूद बहुत सारे मामलात में आगे बढ़ी है। लेकिन आज जो क्वालिटीज बताई जाएंगी ये आपको अक्सर औकात नजर भी आएंगी आंखों में, तो ये वो मैं बता रही हूँ आपको। इसमें कुछ अच्छी है, कुछ मजेदार है, कुछ फन है, कुछ जरा नहीं होनी चाहिए है, तो चिल होके सुनना। और ये एक बड़ा मजेदार किसी का एक मैसेज आया, मैंने कहा भाई ये तो बताने वाली बात है, ये अपने तक नहीं रखनी, ये कौम को बताने वाली बात है। खेल का मैदान हो तो हम सब खिलाड़ी हैं, बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है। इलेक्शन हो तो सब सियासतदान है, बिल्कुल ऐसा ही है। एहतसाब शुरू हो जाए तो सब ही नैबज़दा है भाई, बिल्कुल सब पे केसेस बनाओ। अच्छा, बजट आएगा तो सब इकोनॉमिस्ट हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। खबर आए तो सब तज्जियाकार हैं, हाँ। किसी बीमार को मिलने जाएंगे तो सारे डॉक्टर हैं भाई, हम सब डॉक्टर हैं। और अगर डॉक्टर को मिलने जाएंगे तो सारे बीमार हैं। बिल्कुल अच्छा, ऐसा ही। कोई शरई मसला पेश आए तो सब उलमा है भाई, हम सब मुफ्तियान की कौम है। अच्छा, फिर अगर कोई मुतनाज़ा मसला पेश आ जाए तो सब वकील भी हैं जी, जज भी हैं। और शादी का प्रोग्राम हो, मौका महल की मुनासबत से सब फनकार भी हैं। अच्छा खासा हम सब इंजॉय करा देते हैं लोगों को। अच्छा, और फजूल रस्म रिवाज के मौके की बात आए तो वो जो वेले होती हैं, आपको याद होगा शादियों पे वेले फेंकते हैं ना, हमें 50-50 रुपए के नोट फेंक रहे हैं, 100-100 रुपए के नोट। सब मालदार भी बहुत हैं। अगर फजूल रस्म रिवाज की बात आए तो सारे मालदार भी बहुत है। और अगर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बात आए तो सब जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करते हैं। तो मुफ्त में भी आ जाते हैं अक्सर मैसेज। मेरे पास अभी 2 मैसेज पड़े हुए जिसके अंदर कहा हुआ है आपका बेनजीर इनकम में इनाम निकला है। वो क्या पैसे आपको देने हैं, जो भी है वो भाई लिखा हुआ आया है, तो अब क्या करूँ मैं। तो ऐसा ही है कि अगर बेनजीर इनकम सपोर्ट का मामला आए तो फिर हम सब ज़कात के मुस्तहिक भी हैं। तो ये वाली सूरत हाल है कुछ। मैंने सोचा आपको बताएं। इसमें हरफन मौला है, बुनियादी तौर पर कहते हैं हरफन मौला। तो हरफन मौला वो होता है जो कि हर काम कर सकता है, हर चीज कर सकता है और हमेशा कर सकता है। ये बिल्कुल जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, बिल्कुल जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स हैं। लेकिन कुछ हमारे यहाँ पे मास्टर भी बड़े जबरदस्त मास्टर भी हैं, हर चीज के मास्टर भी निकले हैं भाई। और ऐसे ऐसे मास्टर निकले हैं कि जिन्होंने क्या क्या अपने अपने शोबे में कमाल काम सर अंजाम दिए हैं। और ऐसे में हमारे पास फिजिक्स में भी निकले हैं लोग, ऐसे में हमारे पास केमिस्ट्री में भी निकले हैं, ऐसे में स्पोर्ट्स में भी निकले हैं, ऐसे में हमारे पास जो है वो तालीम के शोबे में भी निकले हैं, साइंस, आईटी, बिल्कुल मेडिकल वगैरह वगैरह। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बड़े कमाल किए हैं और दुनिया ने उनको माना भी है। बिल्कुल। तो एंकरिंग के शोबे में और क्या, और जिन्होंने कुछ नहीं किया फिर उन्होंने भी कमाल किया है, वो भी है, वो भी आपको इधर ही मिलेंगे, मौजूद है यहाँ पर हम। और क्या, बिल्कुल। अब क्या हम अपने मुंह से अपने बारे में बात तारीफ कैसे करें। बिल्कुल, बात यह है कि ये सारी क्वालिटीज हैं, हम क्यों करते हैं इस तरह, ये हमें सोचना चाहिए। बिल्कुल। और क्या दुनिया के दीगर ममालिक में ऐसा होता है, ये भी हमें सोचना चाहिए। बिल्कुल। क्या वो लोग आराम से मान जाते हैं या हम लोग आराम से मान जाते हैं कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। मुझे इसके बारे में नहीं पता। क्या ये बड़ी बात है? मुझे पता है, मुझे पता है, मैं बताता हूँ आपको। मुझे पता है, मैं बताता हूँ। ये वाला एटीट्यूड हमारा पता नहीं क्यों होता है, हर चीज के बारे में हमें हर चीज पता है। बिल्कुल। और फिर हम मेरा ख्याल भी इस्तेमाल करते हैं अक्सर औकात। मेरे ख्याल में तुम्हें ये करना चाहिए, मेरे ख्याल में। भाई आपका ख्याल क्यों भाई, क्यों आप एक्सपर्ट हैं आप, आपके ख्याल में भाई, मेरे ख्याल में आप ये करें। तो खैर कभी कभार मशवरे दे, लेकिन वो यही बात है कि मशवरे इंसान उसी से लेता है जिसके पास इंसान खुद जाए मशवरा लेने। अगर ऐवी राह चलता हर बंदा मशवरा देना शुरू कर दे तो फिर उसके मशवरों से लोग तंग आ जाएंगे और कोई सुनेगा भी नहीं। तो इसलिए अपने मशवरे को अपने पास हाँ बिल्कुल, वो तो हम जा रहे हैं बिल्कुल। और मशवरा उससे मांगे या उसका सुने जो कि आप जिससे मशवरा मांग रहे हो, और देने वाला भी उसको दे जिसका के मशवरा मांगा जाए। ये ज़हन में रखिएगा। मेरे मशवरे पर अमल करें ना। नाजरीन, आपको अब वक्त हुआ लेकर चलते हैं 60 सेकंड्स न्यूज़ दिखाते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा तुर्किया, सदर उर्दवान समेत आला सियासी और अस्करी हुकाम से मुलाकातें। सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने मुल्क भर में आम इंतखाबात के लिए 6 नवंबर की तारीख तजवीज़ कर दी। बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी, दर्जनों अफराद गिरफ्तार और करोड़ों रुपए के जुर्माने आयद। PIA का संगीन बहरान ऑपरेशन जारी रखने के लिए वजारत ख़जाना से फंड्स मिलने का इम्कान। एशिया कप में श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान का अहम मैच आज, मैच के लिए पाकिस्तान टीम में 5 तब्दीलियां, बारिश की पेशगोई।
10 साला सारा का कत्ल, पुलिस को मतलूब वालिद, सौतेली माँ और चचा बरतानिया पहुंचते ही गिरफ्तार। मकबूजा कश्मीर में हमले में काबिज भारतीय फौज का कर्नल, मेजर और पुलिस डीएसपी हलाक। चीन तालिबान की अबूरी हुकूमत के दौरान अफगानिस्तान में सफीर तैनात करने वाला पहला मुल्क बन गया। वियतनाम के दारुल हुकूमत हनोई में रिहायशी इमारत में आग लगने से कम 30 अफराद हलाक। लीबिया में समुद्री तूफान से तबाही, अमवात की तादाद 5200 हो गई। जी ये थी 60 की न्यूज़। अब जनाब आली भाई, क्रिकेट हो रही है दुनिया में, क्रिकेट हो रही है, क्रिकेट के साथ साथ और भी बहुत कुछ हो रहा है। तो पहले क्रिकेट पे बात करें और भी कर लें, और के बाद क्रिकेट पर और जैसे आप बोले भाई। अच्छा बस क्या बात है, आपको तो वैसे शौक क्रिकेट का बहुत है। शौक मुझे बहुत शौक है क्रिकेट का नाजरीन, उस वक्त तक जब तक हम जीत रहे हो, जब हम हारे हो तो फिर उसमें मेरा कोई अमल दखल, किसी किस्म की कोई दिलचस्पी नहीं होती। इसीलिए मैं आज बिल से आगाज करूंगी नाजरीन। बिजली के बिलों की बड़ी बात हो रही है, तो हम कितनी बातें कर चुके हैं। आ गया बिल, अब भर दिया, आप क्या करें। अब सिर्फ हमारा नहीं ना आया, और भी महकमों का, सरकारी इदारों का बिल आता है। हाँ। और उन बिलों के बेसिकली नंबर्स आए, फिगर्स के किसका कितना बिल आया है, वो तो आप सुने, पानी रख ले, बोतल का ढक्कन खोलने, आप होश उड़ जाएंगे आप। बताएं किसका बिल। अच्छा, कई सरकारी महकमों के मुतालिक रिपोर्ट सामने आती रहती है कि भाई वो बिजली के बिल अदा नहीं कर रहे, या वो बिजली के बिलों की, वो जिसको कहते हैं ना नादहिंदगान, उनमें शामिल हैं। लेकिन अब इंकिशाफ ये हुआ है कि वजीर आजम की रिहाइशगाह का बिल भी अदा नहीं किया गया। भाई क्यों? हाँ जी, और ये बिल इतना हैवी नहीं कि अदा ना किया जा सके। सिर्फ 9,819 रुपए जो है वो वजीर आजम एक आप दे रहे, वॉलेट मेरा रह गया, वरना अभी मैं दे देता निकाल के। क्यों नहीं दिया? 9,000 रुपए का बिल क्यों नहीं दिया? पता नहीं, मैं तो इस पे हैरान हूँ। 9,000 आया कैसे? 9,000 तो मतलब आम आदमी का बेचारे का 70,000 आ रहा है, आपका 9,000 कैसे आया हुजूर? लेकिन चलो, अगर आ भी गया है, कुछ भी नहीं इस्तेमाल हुआ, चलो घर से वो घर में रहे अपने, तो 9,000 का बिल आया भाई, और वो अदा नहीं हो सका। 9,819। मेरा एक दोस्त है, अपने घर में नहीं है, बाहर गया हुआ है। हाँ, उसका बिल आया 12,000 आया उसका भी। हाँ, 12 वज़ीर आज़म साहब से ज्यादा आया, कल पता चला है मुझे। बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा दफ्तर खारजा 14 करोड़ 32 लाख 81 हजार रुपए का नादहिंदा निकला। एक मिनट, अब आप जेबें निकालने बार यूं। अच्छा, इसी तरह बी ब्लॉक जो है ना, बी ब्लॉक, उसके मुख्तलिफ वजारतें हैं, उनमें भी 9 करोड़ 83 लाख 67 हजार से जायद का नादहिंदा निकला। किधर होंगे कुछ रखे होंगे? पार्लियामेंट हाउस। अब ऐसे वो वाली जेब में देखें। अब पार्लियामेंट हाउस के लिए, पार्लियामेंट हाउस की बात करें तो उसकी बिजली का बिल जो है वो 5 करोड़ 20 लाख 26 हजार रुपए वाजिबुल अदा है। और काबीना ब्लॉक ने 7 करोड़ 64 लाख से जायद का बिल अदा करना है। FBR 1 करोड़ 54 लाख रुपए का नादहिंदा निकला है, जबकि सिंध और पंजाब हाउस ने 1 करोड़ 17 लाख रुपए का बिल अदा करना है। आखिर में ये खबर भी सुनते जाएं कि जरा अरकान पार्लियामेंट की सरकारी रिहाइशगाहें जो हैं, उन पार्लियामेंट लॉजेज जो हैं, बिल्कुल उनकी क्या सूरत हाल है। पार्लियामेंट लॉजेज के बिजली के जो बकायाजात हैं वो 10 लाख रुपए से जायद तक पहुंच गए हैं। पीछे वाली जेब में भी होते हैं थोड़े से पैसे, और बस पीछे वाले भी होते हैं थोड़े बहुत। आज के लिए मेरा ख्याल है आप लोगों के लिए नाजरीन इतने ही फिगर्स काफी हैं। आज मैं बिजली के बिलों नहीं कर सकता मैं, लेकिन मैं हैरान हो गया मेरा। मैं इस पर हैरान हूँ। देखें, ये बड़े लोग हैं ना, बड़े लोग हैं, बड़े फैसले करते हैं, बड़े ऐवानों में रहते हैं, उठते बैठते हैं, हमारे नुमाइंदे हैं। हाँ। इनका बिजली का मीटर कैसे नहीं कटा? क्यों इनको इतनी लेवरेज इनको? और एक आम आदमी बेचारा जाए जो पहले ही पंखे झल रहा है, घर में बिजली आ नहीं रही है, लिखा हुआ है आम आदमी, और ये खवास है। तो खवास और अवाम में अगर इतना भी फर्क ना हो तो खवास बनने का फायदा क्या? ये क्या बात? सही बात। उनके भी बिजली के बिल काटे जाएंगे। सही कह रहे हैं, कैसी बातें कर रही हैं आप? ये आप लोग ये जो इक्वालिटी और जस्टिस और ये वाली बातें करते हैं ना, ये मत करें भाई। सही कह रहे हैं, प्रैक्टिकलिटी की बातें करें, प्रैक्टिकल। आई एग्री। और ये जो मैं अभी जेबों से निकाल रहा था ना, ये आप आम आदमी है ना, इसीलिए आपकी जेब से कुछ नहीं निकला। ये नहीं, मेरी जेब से निकल चुका है सब कुछ भाई। ये मैं बता रहा हूँ आप लोग। सब्लिमिनल भी कोई मैसेजेस होते हैं जो देते हैं, सिंबोलिज्म भी कोई चीज होती है, वो कर रहा था मैं। सिंबोलिज्म करके समझाना पड़ता है यार, आजकल ये दुनिया हो गई। सिंबोलिज्म पे तो लोगों को खुद समझना चाहिए। लेकिन मैं क्या रहा था कि मैं अवाम हूँ, मेरी जेब से ही निकलेगा ना ये सारा बिल, जो करोड़ों अरबों रुपए जो जा रहे हैं। मैं हैरान हो रही थी, आप क्यों इतना ईगर हो रहे हैं देने के लिए? अवाम की जेब से निकलेगा, उसी की जेब से जाएगा, और अवाम की जेब खाली है। ये बुनियादी तौर पर मैं एक्ट करके बता रहा था आपको। कैसा? क्या एक्टर हैं आप? ये आप देखें, मेरी विजन देखें, किस तरह से मैं मैसेजेस डिलीवर कर रहा हूँ। हर चीज कहनी नहीं होती। अवैस, इस पे अगर आपको एक्टिंग की ऑफर आ गई तो आप हमें छोड़ के चले जाएंगे? बस चले जाएंगे। पैसे ज्यादा होंगे तो फिर ये तो नाजरीन
डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो देख कोई ना भेजे फिलहाल, अभी हम इनको एंजॉय करें। अभी तो इनसे हमने और सब्लिमिनल मैसेज करानी है। सब्लिमिनल मैसेज करो ना, फंसता नहीं है बंदा, फंसता नहीं है बंदा। आप कुछ कहें तो फंस जाते हैं। ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जर्नलिस्टों, मीडिया के लोगों, सब्लिमिनल बात करो। अनवर मकसूद साहब से सीखो। ऐसे कह दो कि कहा भी गया और कहा भी ना गया, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। क्या बात है। आज पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच है, ये बात कर ले। फंसवाएंगे आप मुझे। बिल्कुल, ये खतरनाक चीज है, ये भी बड़ी खतरनाक चीज है। अच्छा, अब सीन क्या है खतरनाक? उसमें मसला ये है कि पाकिस्तान के लिए ये मैच जीतना लाजिम है अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंचना चाहता है। अगर मैच ना हो सका तो श्रीलंका बेहतर रन रेट की वजह से पहुंच जाएगा फाइनल में। और जो महकमा मौसमियात है उसके मुताबिक आज कोलंबो में बारिश होने का कितने फीसद इम्कान है? 96%, 96, यानी बारिश तो हुई। अच्छा, साथ साथ 56% तूफानी बारिश की भी पेश गोई है। तो अगर बारिश हो गई और मैच ना हुआ तो पाकिस्तान, तो श्रीलंका को पॉइंट मिल जाएगा। जी, श्रीलंका को भी पॉइंट मिलेगा, पाकिस्तान को भी पॉइंट मिलेगा, लेकिन आगे वो जाएगा, बराबर होंगे। लेकिन आगे वो जाएगा क्योंकि हम, वो जो याद नहीं है आपको, हम अभी जो एक हारे थे 228 रन से, 128 पे हमारी टीम आउट हुई थी। बिल्कुल, बस तो रन रेट हमारा चला गया बिल्कुल नीचे, उसकी वजह से हम बस। अच्छा, पाकिस्तान में 5 तब्दीलियां भी कर ली हैं टीम में। नसीम शाह बेचारे वो अनफिट हो गए, बिल्कुल, तो इंजर्ड हो गए। जमान खान आ गए उनकी जगह, हारिस रऊफ की जगह आ गए वसीम जूनियर, सलमान आगा की जगह सऊद शकील आ गए। दहानी कहाँ गए? दहानी ने अपनी तस्वीर लगाई हुई थी, बड़ा एक्साइटेड हो जा रहा तो किया था। अच्छा। और वो फ़हीम अशरफ की जगह आ गए ना, नवाज, और फ़खर जमान की जगह आ गए मोहम्मद हारिस। तो अब वो धानी का पता नहीं क्या करेंगे, वो मेरा ख्याल है फाइनल में इस्तेमाल करेंगे। हाँ, फाइनल में इस्तेमाल करेंगे। हो सकता है हमेशा ऐसे ही रखते हैं हम, एक बैकअप रखा हो सकता है। बुला ले उनको, हमेशा बैकअप के तौर पर ही रखा है भाई। उसको बुला के बिठाते हैं कि यार तुम आओ ना, मैच देखो, एंजॉय करो, करीब से देखो, टीवी पे ना देखो। ये स्टेडियम दिखाना होता है। चलो बहरहाल, लेकिन क्या होगा ये नहीं पता हमें। लेकिन ये है कि जो वर्ल्ड कप है वो भी करीब आ रहा है, और उससे पहले ये इंजरीज जो है ना, ये मुझे दे रही है स्ट्रेस दे रही है। अब ऐसी कहीं ना इंजर हो जाए नाजरीन, ये भी हमारी बड़ी टेंशन है। स्ट्रेस की वजह से इंजर्ड हो जाऊंगा। मुझे तो एक और स्ट्रेस मिल गया, मुझे देर हो गई, वो मैंने उस पे वेबसाइट पे गया मैं। हाँ। वर्ल्ड कप के लिए जो आईसीसी की एक्रेडिटेशन और ठीक है, उधर क्या हुआ? वो बंद हो चुकी है एक्रेडिटेशन, उन्होंने कहा बहुत लेट हो गया। आपको अब ख्याल आ रहा है? अब मैं सोच रहा हूँ अगले साल जो अमेरिका में वर्ल्ड कप है ना, उसके लिए अप्लाई कर दूं अभी से। अच्छा, हाँ, चलो हो गया, चलो सिलसिला हो गया। लेकिन बहरहाल वर्ल्ड कप के हवाले से, अब क्योंकि अवैस ने जिक्र छेड़ दिया है, वर्ल्ड कप के हवाले से एक बड़ी ही क्यूट वीडियो नाजरीन, क्यूटेस्ट वीडियो जो है वो सामने आई है। बेसिकली हुआ ये है कि न्यूजीलैंड की टीम जो है उन्होंने वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। लेकिन ये ऐलान बड़ा ही अलग तरीके से हुआ है, मुनफरिद अंदाज में ये ऐलान किया गया है। जिस क्रिकेटर, मतलब जाहिर है जिसको बड़े शायकीन ने भी बड़ा पसंद किया है। हुआ इसमें क्या है, एक बच्चे ने तो ये दूसरा जब वीडियो आती है, एक तो है ना खातून जिन्होंने अपने 2 बच्चे पकड़े, उसके बाद एक वीडियो आती है बच्चे की, और फिर एक छोटे बच्चे की वीडियो आती है जिसमें वो कहता है डैडा। तो वो ये जो वीडियो कर रहे हैं 2 बच्चे, वो भी अच्छे हैं। हाँ, वो भी अच्छे हैं। एक तो कुत्ते के साथ अपने बैठे हुए भाई, इसमें इन सारे खिलाड़ियों के कुत्ते, बिल्लियां, घर वाले, भाई बहन, सब आ गए, फैमिलीज, मतलब बच्चे, बीवियां, ये सारे आ गए। और इन्होंने बेसिकली अपने हस्बैंड का ऐलान किया, जो हस्बैंड जो है या जिसका हस्बैंड जो है वो इस स्क्वाड में शामिल है। क्या मुनफरिद आइडिया, मजा आ गया। मार्केटिंग, गुड जॉब। देखो ये भाई, हमें नए आइडिया सोचने चाहिए। बिल्कुल, वेरी गुड। अच्छा, एक और काम किया है, एक और स्पोर्ट्समैन की आपको मैं जरा बताऊं बात। लायनल मेसी अमीर तरीन खिलाड़ियों में शामिल है भाई दुनिया के। इंटर मियामी की टीम में इस वक्त वो खेल रहे हैं। उन्होंने अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा में एक घर खरीद लिया। वो खेल रहे हैं अमेरिका में, उनका यार अब जा रहा हूं, के लिए अपनी जगह होनी चाहिए। बाद में होटल में रहता हूँ, मजा नहीं आता है बड़ा। फिर लोग भी आते हैं, रश हो जाता है बहुत, आई फील अनकंफर्टेबल। तो अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा है, उसमें उन्होंने खरीदा है घर, और कोई तकरीबन ये 10,000 स्क्वायर फीट वगैरह का रकबा है इसका, और फ्लोरिडा का शहर है, इसका नाम है लॉडरडेल फोर्ट में वाक़ है। और 8 कमरे हैं, 8 बेडरूम्स हैं, ठीक है। और बाथरूम कितने? बाथरूम्स मुतादिद हैं, 3 गैराज हैं, एक स्विमिंग पूल वगैरह भी है, और स्टेडियम के करीब ही है इंटर मियामी का। और ये घर उन्होंने खरीदा है $1,80,00,000, यानी कि 3 अरब 22 करोड़ पाकिस्तानी रुपए। एक आप घर यार हमें थोड़े से पैसे दे देते। क्या बात कर रहे हैं, हम ऐसे नहीं मांगते, मैं खुद जाके बात करता हूँ यार, दे दो थोड़े से ऐसे थोड़ी। हाँ, मतलब थोड़े से ये हमें दे देते, हम तुम्हारा होटल का खर्चा उठा लेते, ठीक है। हम ये कर लेते, तुम इतने पैसे दे देते, हमारा अगले 2 महीनों का शायद कुछ राशन ही आ जाए भाई, राशन आ जाए। ऐसे कर इस हालत पे आ गए अल्लाह के वो क्या तौबा। 1998 में घर बना था,
पुराना है, बहुत पुराना है, बिल्कुल। बड़ा इसका जो है वो मजमून वगैरह शाया हुआ है कि भाई ये ज़बरदस्त है, और इस घर की आप तस्वीरें देख रहे हैं, बड़ा पुरतायुश घर है। अच्छा, और इससे पहले ये लायनल मेसी की जो सबसे महंगी जायदाद थी ना, वो थी बार्सिलोना में, वो $70 लाख की है। और यहाँ पर जो ये जगह है ऐसी है कि इसके अंदर परवाज़ की इजाज़त नहीं है, पूल है, इंडोर जिम है, सहूलियात वगैरह मौजूद हैं। अच्छा, फिर अमेरिका में, अर्जेंटीना में मुख्तलिफ जायदादें इनके पास हैं, क्योंकि ये लायनल मेसी है, तो जाहिर है इनके पास नहीं होगी तो फिर किसके पास होगी। अच्छा, उन्होंने होटल चेन MIM होटल भी ख़रीदा था, और स्पेन के इलाकों में मुख्तलिफ रिजॉर्ट्स भी हैं उन्होंने, और अपना ज़ाहिर है प्राइवेट जेट तो होता ही है ना, ये तो नॉर्मल सी बात है, बिल्कुल। हाँ, इधर होता तो मुकदमा हुआ होता आप पे, लेकिन बहरहाल ये आपको मुबारक हो, सारा एक पुरतायुश लेविश किस्म का लाइफस्टाइल। बिल्कुल। लेकिन बड़ा जबरदस्त है भाई, किसी दिन जाएंगे, मिलेंगे, इससे बात करते हैं इससे। नहीं, आपने तो इससे और बात करनी है कि भाई हमें भी थोड़ा सा ख्याल कर लो, थोड़ा सा, इतना क्या। लेकिन बहरहाल आपको आगे लेकर चलते हैं नाजरीन। एक बड़ी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आई है, और वो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आई है सऊदी अरब से। उम्रे के लिए खवातीन सऊदी अरब ने तो भाई इसराइल से ताल्लुकात बनाना शुरू कर दिया, बाकी मैं कुछ नहीं कह रहा, बाकी मैं भी कुछ नहीं कह रही, आगे देखें क्या होता है। खैर, उम्रे की जो खवातीन का जो लिबास है उम्रे के लिए, वो कैसा होना चाहिए, इस पर सऊदी वजारत हज ने ज़ाब्ते जारी कर दिए। 3 ज़ाब्ते बेसिकली जारी किए हैं। सऊदी वजारत हज और उम्रा जो है, उन्होंने खवातीन के लिए मुनासिब उम्रा लिबास के हवाले से 3 ज़ाब्तों का ऐलान किया है, और ये खवातीन को फॉलो करना होगा। अच्छा, वजारत हज और उम्रा ने सोशल मीडिया वेबसाइट पर, जो ट्विटर थी साबका अब एक्स हो गई है, उस पर बयान में कहा है कि खवातीन उम्रे के लिए गैर आराइशी लिबास का इंतखाब करें। ठीक हो गया। हज और उम्रे की वजारत के मुताबिक लिबास ढीला होना चाहिए, जो जिस्म से किसी भी हिस्से को जाहिर ना कर रहा हो, चिपका हुआ ना हो आपके साथ, बॉट फिटेड जिसको क्लोथ्स कहते हैं वो ना हो। वजारत हज और उम्रा का ये भी कहना था कि खवातीन उम्रे के लिए मस्जिदुल हराम आते वक्त ऐसा कोई भी लिबास पहन सकती हैं जो तीनों ज़वाबित पर पूरा उतरे। ढीला होना चाहिए, कवर हो आप प्रॉपरली, और तीसरा ये कि 4-5 इस्लामी तौर पर 4-5 रूल्स हैं जो आप अपनी ड्रेसिंग को इवैल्यूएट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आप वो देख लें और अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक हो जाएगी आपकी ड्रेसिंग। अच्छा जी, तो ये तो अच्छा ज़बरदस्त, बहुत सारे लोग उम्रे में जा भी रहे हैं, सस्ता हुआ है आजकल, तो ये अच्छी बात है भाई, जाए लोग और उम्रा करें अल्लाह ताला के घर की। बिल्कुल, और जो हज पे नहीं जा सकता वो उम्रा ज़रूर कर ले, चलें ऐसे कर लें। जो मगर हज फर्ज है, उम्रा फर्ज नहीं, ये भी एक वो चलता है। लेकिन वो दिल की एक वो है ना कनेक्शन, वो सेटिस्फैक्शन है, दिल का मुतमईन होना। तो उसके लिए मैं कह रही हूँ कि जो हज नहीं अफोर्ड कर सकता, उनको लगता है भाई ये हमारे इख्तियार में नहीं है, इस्तिताअत में नहीं है फाइनेंशियली, तो वो फिर उम्रे की तरफ चले जाए। आजकल सस्ता हुआ है नाज़रीन। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक और खबर मैं आपको दूं, बरतानिया में कत्ल होने वाली जो बच्ची थी 10 साल सारा शरीफ, बिल्कुल, उनका जो उसका जो वालिद है इरफान शरीफ और सौतेली माँ बीनिश बतूल, ये पाकिस्तान पहुँचे। पुलिस ने तफ्तीश की लिए उनकी तलाश वगैरह शुरू की, दोनों रुपोश हो गए, और फिर इनके 5 बच्चे जो थे वो पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिए। अब ये खबर सामने आई है कि इरफान शरीफ, उनके भाई फैसल मलिक और बीनिश बतूल ये बरतानिया पहुँच गए, और बरतानिया पहुँचते ही एयरपोर्ट पर इनको किया है गिरफ्तार। जेलम की पुलिस के जो तर्जुमान है उनके मुताबिक वो सियालकोट से रवाना हुए, पुलिस हमारी उन्हें गिरफ्तार करने में नाकाम रही, जैसा कि अक्सर औकात होता है, इसमें कोई ऐसी नई बात नहीं है, तो वो पुलिस को चकमा देकर बरतानिया पहुंच गए, और अब बरतानवी पुलिस उनसे सारा शरीफ के कत्ल के मुतालिक तफ्तीश करेगी। अच्छा, ये मैं इस पे भी हैरान हूं कि बच्चे छोड़ दिए उन्होंने पाकिस्तान में, यार किस तरह चले गए। वालिदैन तो है ही नहीं ना ये लोग, मतलब जाहिर है जिसकी बेटी इस तरह से फौत हुई हो और वो इतना कोऑपरेट ना कर रहे हो पुलिस के साथ कि भाई पुलिस को गिरफ्तारी दें या पुलिस के हवाले करें खुद को, और वो मतलब कोऑपरेट करें अपनी बच्ची को इंसाफ दिलाने में। ज़रूरी नहीं है कि इन पेरेंट्स ने उसको मारा हो, लेकिन यह है कि अभी तक तो जितने भी शवाहिद और वो नज़र आ रहे हैं वो तो इनके खिलाफ जा रहे हैं। जिस तरह वहाँ से भाग के इधर आए, फिर यहाँ से भाग के वापस उधर गए, वैसे तो बेवकूफ़ हैं, उधर तो जाना नहीं चाहिए था, यहाँ तो फिर आप थोड़ा छुपे रह सकते थे। आपको पता है पुलिस के क्या हालात हैं, लेकिन अल्लाह ना करे भाई जिसने कत्ल किया है उसको सजा मिलनी चाहिए। ये तो हमारा ईमान है और हम इसी के लिए हमेशा प्रचार करते रहेंगे, चाहे किसी को जितना बुरा लगता रहे। बिल्कुल। यूएफओ निकला है आखिरकार फाइनली। ये मैं सोच रही थी बड़े अरसे से, अवैस का तो बिल्कुल एशिया कप में इतना अवैस महव है कि वो खला वाला तो भूल गए। बिल्कुल खला पे कोई चीज़ों हमें ना पता चले तो ऐसी तो बला नहीं हूँ मैं। ठीक है, खलाई मखलूक और यूएफओ ये वक्तन फवक्तन आते रहते हैं मीडिया में। अब बेसिकली एक खबर ये आई है कि यूएफओ का एक माहिर है, उनका नाम है हाइमी, उन्होंने मेक्सिको की कांग्रेस में 2 ऐसे मुर्दा जिस्म पेश किए हैं जिनके हाथ पाँव की 3 उंगलियां हैं, और इनका दावा यह है कि ये खलाई मखलूक के अजसाम है, 1000 साल पुराने हैं ये। और जब उन्होंने ये अजसाम मीडिया को दिखाए तो उसके साथ साइंसदान भी खड़े थे। अच्छा। और उन्होंने दावा ये किया कि ये जो अजसाम है ये पेरू की एक कान से मिले हैं,
और उनके जीन्स जो है उनकी साख्त इंसानों से 30% डिफरेंट है और उनकी खोपड़ी जो है वो थोड़ी सी परिंदों की तरह तवील है। 2015 में भी उन्होंने खलाई मखलूक का एक जिस्म दरियाफ्त करने का दावा किया था इंसाफ ने। अच्छा जी, तो और ये तो कितने हजार साल पुरानी है वैसे ये पता नहीं कितने चलिए देखें इनकी आप बड़ी इंटरेस्टिंग सी ये बॉडीज हैं इनकी, और अब ये आए हैं सामने, देखते हैं कि ये किस तरीके से अब ये आगे जो है वो बात बनती है। मुझे लग रहा है थोड़े दिन में आ जाएगा, ये एलियन से जंग होगी हमारी और उसमें भी अमेरिका होगा, मैं बता रहा हूँ आपको, लिख लें। हम कहाँ होंगे? हम नहीं, वो अमेरिका ही फिल्मों में दिखाता है ना, एलियन आ गए हमने सब कर लिया, ये वही हो रहा होगा, रियलिटी में ये होगा। लिख लो, आज लिख लिया? हाँ लिख रही हूँ। आप लिखें, मैं ब्रेक ले लेता हूँ। चलो ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। इस वक्त पाकिस्तान जो है वो कर्जों के बोझ तले दबा हुआ है, और अगर हम पेमेंट्स की बात करें 2024 में कर्जों और दीगर बिल्स की अदायगी के लिए पाकिस्तान को ज़रूरत है 22 अरब डॉलर्स की, और 22 अरब डॉलर्स जो है वो ज़ाहिर है एक बहुत बड़ी रकम होती है। मुल्क में इस वक्त अफरात ज़र भी है और शरह सूद भी हमारी जो है उसका भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। फिर सैलाब जो कि गुज़िश्ता बरस आया था उसकी वजह से भी नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुए हैं। अब IMF से जो मिलने वाला जो पैकेज है उसकी वजह से पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से बच तो गया, लेकिन अभी भी IMF के साथ हमारी एक क्योंकि ये कि वो कशमकश सी चल रही है, और अब सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात जो है उन्होंने भी 2 अरब और 1 अरब डॉलर जो है वो हमारे मरकज़ी बैंक में डिपॉजिट करवाए हैं, तो उससे कुछ आर्जी सहारा मिल गया, लेकिन खतरा अभी भी है। खतरा अभी भी है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि कुछ और ऐसे ममालिक हैं जो भी कर्जे के बोझ तले दबे हुए हैं, तो हमने सोचा कि जरा पाकिस्तान के अलावा उनकी बात कर ली जाए। ज़ाम्बिया कोविड-19 में इस मुल्क ने दिवालिया होने का ऐलान कर दिया था कि बस जी अब हमारे पास कुछ नहीं है। अब हुआ यह है कि उसकी माशी किस्मत कुछ जागने लगी है, और जून में ज़ाम्बिया का पेरिस क्लब के साथ एक मुआहदा हुआ 6.3 अरब डॉलर कर्जे का, और अब उम्मीद यह है कि इसका जो है वो IMF से भी कुछ मुआहदा हो जाएगा। दूसरे नंबर पर श्रीलंका, जहाँ पर आजकल एशिया कप हो रहा है। बिल्कुल एशिया कप हो रहा है, और कुछ अर्सा पहले हमने सुना था कि भाई वो डिफॉल्ट हुआ है, ज़ाहिर है। अच्छा, डिफॉल्ट की उनकी मकासद, उनके जो रीजंस थे वो डिफरेंट थे। पाकिस्तान में तो चले डिफॉल्ट के मकासद डिफरेंट है कि हमारे पास रिजर्व्स बहुत लो लेवल पे चले गए हैं, हमें कर्ज़ों की डेट रीपेमेंट्स जो हैं वो करनी है बार बार। लेकिन जो श्रीलंका का मसला था वो डिफरेंट था, वो कोविड से खालिसतन कनेक्टेड था, और ज़ाहिर है श्रीलंका एक टूरिस्ट कंट्री है, और टूरिस्ट यानी कि बहुत ज़्यादा सयाह वहाँ पर आते हैं, उनकी सारी इकोनॉमी ही तकरीबन जो है वो टूरिज्म पे चलती है। तो अब उन्होंने जिन बॉन्ड्स की अदायगी करनी थी वो नहीं कर सके, अब उसका भी कोई मुआहदा होने जा रहा है। फिर उसके अलावा जो है वो भारत और चीन के साथ भी उनके मामला तय पा गए, तो अब इस वजह से श्रीलंका जो है उसकी भी अब हालात जो है कुछ बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। फिर एक और कर्जों की अदायगी में जो मुल्क नाकाम हुआ है वो है घाना। गुज़िश्ता साल के आखिर में उसने बैरूनी अदायगी रोक दी थी सारी, और अब घाना की हुकूमत जो है वो मुख्तलिफ मुआहदों के ज़रिए कर क्या रही है कि बैनुल अक़वामी कर्ज़ों में 10.5 अरब डॉलर की कमी लाने का इरादा उनका है। तो अब देखते हैं कि वो ये कामयाब होते हैं या नहीं। फिर है ट्यूनिस, शुमाली अफ्रीका का ये मुल्क है, वहाँ का भी मसला कोई ज़्यादा अलग नहीं है, वहाँ पे भी इसी तरह के मामलात हैं, और 2011 के इनकलाब के बाद वहाँ पर मुसलसल मुआशी बहरान आते रहे, और उनकी वजह से जो है वो दाखिली कर्जे जो थे वो उनके काफ़ी बढ़ गए, और इस साल के आखिर में बैरूनी कर्ज़ों की भी उन्होंने अदायगी करनी है, और बैरूनी कर्ज़ों की अदायगी की वजह से उन पर डिफ़ॉल्ट का ख़तरा मंडला रहा है। तो अब देखें IMF से 1.9 अरब डॉलर का पैकेज लेना चाहती है, IMF मान नहीं रहा है, इनका भी मामला जो है वो ट्यूनिस का इसी तरीके से चल रहा है। गंभीर सूरत हाल है उनकी भी, और IMF मानेगा तो ही कुछ उनके मामला जो है वो बेहतर हो जाएंगे। हाँ, अगले मुल्क की तरफ आते हैं जी। अगला मुल्क है एक और मुल्क मिस्र की। आपको ज़रा अगर हम बात बताएं, मिस्र ने जिसने अगले 5 वर्षों में 100 अरब डॉलर का कर्जा जो है वो देना है, और जिसमें 3.3 अरब डॉलर के बॉन्ड्स भी शामिल हैं। इस कर्ज की सूद की जो अदायगी है उस पर मुल्क की आमदनी का 40% खर्च हो जाता है, और गुज़िश्ता बरस मिस्र ने IMF का पैकेज लेने से भी इनकार कर दिया था, क्योंकि IMF ने बिजली पर सब्सिडी ख़त्म करने की शर्त रख दी थी। मुआशी बहरान के बायस मिस्र की करेंसी में फरवरी 2022 के बाद अब तक 50% कमी वाक़ई हो चुकी है, और मिस्र की हालत भी बड़ी जो है वो तशवीशनाक है। ओके, फिर एल सल्वाडोर है डिफॉल्ट करने वाला एक और मुल्क है। कर्जों के 2 बड़े प्रोग्राम्स मिलने के बाद अब बॉन्ड्स की मार्केट में ये जा रहा है। कीनिया फिर है कर्ज के अंदर डूबा हुआ है, उसका कर्ज उसके GDP के 70% तक पहुंच गया है। उस मुल्क के सर पर भी डिफॉल्ट के खतरात मंडला रहे हैं।
फिर और बिल्कुल यूक्रेन, अब आप सब जानते हैं यूक्रेन के बारे में हालिया वक्तों में उस जंग की वजह से हमने बहुत ज़्यादा सुना है जिसने रूसी हमले के बाद बैरूनी कर्जों की अदायगी रोक दी थी। IMF का अंदाज़ा है कि यूक्रेन को मुल्क चलाने के लिए माहाना 3 से 4 अरब डॉलर्स की ज़रूरत है, और जो कि अब वो कहाँ से लाता है ये यूक्रेन वाले ही बेहतर जानते हैं। आखिरी मुल्क है लेबनान, 2020 से डिफ़ॉल्ट का शिकार है और उसकी मईशत की किश्ती बिल्कुल डूब चुकी है। उभरने का भी कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा। एक तवील अरसे तक हुकूमत ने डॉलर के मुकाबले में मुकामी करेंसी की कदर को बढ़ने से रोके रखा था, लेकिन अब IMF की वार्निंग के बाद हुकूमत ये पाबंदी ख़त्म करने पर गौर कर रही है। तो ये है जी कुछ मुल्कों के डिफ़ॉल्ट के मामला। एक छोटा सा वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी नाजरीन। अब ऐसे लगाते हैं चश्मा। बिल्कुल, मैं भी लगाती हूँ चश्मा, लेकिन इस वक्त मैंने चश्मा नहीं लगाया जी। अब सब बात यह है कि हम अपने जिस्म के दीगर अज़ा का बड़ा ख्याल रखते हैं। हमारे जहन में ये होता है कि स्किन पे हम फ़ौरन वो लगा लेते हैं। क्या लगा लेते हैं? सनस्क्रीन लगा लेते हैं ताकि हमारी स्किन को सूरज की शुआओं से बचा सकें। लेकिन हम अक्सर लोगों को देखते हैं कि वो चश्मे काले नहीं लगाते, और अक्सर लोग ये कहते हैं कि भाई काले चश्मों से आपकी आंखों को आप बचा सकते हैं जो हार्मफुल। लोग गाना गाना शुरू कर देना, आज काला चश्मा पाया, क्या वो इस तरह के गाने पे शुरू हो जाते हैं। वो तो काला, हाँ ये भी है, आज काला जोड़ा पाया है। वो तो ये काला चश्मा तो गाना अलग है, लेकिन ये है कि हम अपनी आंखों की कैसे हिफाजत करें, इस पर हमने आज बात करनी है। और हमारे साथ डॉक्टर खदीजा इमरान साहिबा मौजूद हैं जो कि ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। आप चश्मा लगाती हैं काला? मैं आउटडोर्स यस, मोस्टली यस। अच्छा, मैं इसलिए नहीं लगाती कि मुझे लगता है लोग ये कहेंगे अब देखो ये शोबाजी नहीं, ये शोबाजी से ज़्यादा प्रोटेक्शन है आजकल। और जितना ज़ाहिर एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हैं, इतनी ज़्यादा सनलाइट, देखें हमारा एक्सपोजर कितना ज़्यादा, UV एक्सपोजर जितना ज़्यादा हो रहा है, उसके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आउटडोर्स आप जाके डार्क ग्लासेस ज़रूरी। सन ग्लासेस कौन से होने चाहिए, कैसे होने चाहिए? क्योंकि एक तो वो होते हैं वो जो बेच रहे होते हैं ना 200-250 रुपए अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए जो कि आपको UV प्रोटेक्शन दे सके, तो ये बहुत बेहतर होता है। आजकल ब्लू फिल्टर्स के साथ आती हैं डार्क ग्लासेस जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ब्लू फिल्टर के साथ, ठीक है। वो ज़्यादा कॉमनली यूज़ होती है। ब्लू लाइट जो होती है, ब्लू UV रेज जो होती हैं वो ज़्यादा हार्मफुल होती हैं इसके लिए। तो अगर आप ब्लू फिल्टर वाली प्रेफरेबली लें, जितने अच्छे ब्रांड्स की मिलती हैं उसमें ऑलरेडी ये ब्लू फिल्टर होता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अगर कोशिश करें कि ब्लू फिल्टर वाली यूज़ करें। सही है। मैंने एक मरतबा लिया था, वो ये LV का चश्मा था, वो मैंने लिया। तो कितने का था? 250 रुपए का था। अच्छा, 250 नहीं था क्या? बिल्कुल भी नहीं। 250 रुपए लुट गए। LV का बिल्कुल नहीं हो सकता। कैसे हो सकता है? लेकिन अब ये तो उसने बताई, बड़ी खुसूसियात बताई। उसने कहा भाई ये तो बड़ा अच्छा चश्मा है, गोल्डन सा लेग्स है उसकी वगैरह। एग्जैक्टली, लेकिन वो था इतना बड़ा गोल्डन LV भी लिखा हुआ था। लेकिन उसको कोई नो नेवर। अच्छा ये बताएं कि अब एक तो तरीका ये है कि अपनी आंखों की हिफाजत आप करें, काला चश्मा लगाएं धूप में जब आप निकलें। उसके अलावा कौन कौन सी ऐसे हमें मेजर्स लेने चाहिए टू टेक केयर ऑफ आवर आइज? जनरली जो भी आप मेजर्स अपने जनरल हेल्थ के लिए लेते हैं वही आइज़ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आइज़ आपको पता है दे आर वेरी डेलिकेट, बहुत डेलिकेट ऑर्गन्स है, इनका आपको थोड़ा ज़्यादा ख्याल करना चाहिए। स्पेशली आजकल जितना ज़्यादा स्क्रीन यूज़ है, हर किसी के हाथ में आप देखें मोबाइल्स हैं, गैजेट्स हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, ऑफिस वर्कर्स हैं, सबका स्क्रीन यूज़ बहुत ज़्यादा है। तो उसलिए तो और भी ज़्यादा है कि आप आई की प्रोटेक्शन करें, आई का ज़्यादा ख्याल रखें। आई थिंक नंबर 1 स्क्रीन टाइम, सबको अपने स्क्रीन टाइम को ज़रा देखना चाहिए, इसके बारे में कंसर्न होना चाहिए। मदर्स को स्पेशली बच्चों के स्क्रीन टाइम के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न होना चाहिए, विजिलेंट होना चाहिए। बच्चों के लिए नॉट मोर देन 2 hours ऑफ स्क्रीन टाइम शुड बी अलाउड। एक स्क्रीन टाइम है ना, लेकिन अगर इसके अलावा जैसे डाइट में हम देखते हैं जैसे विटामिन D इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विटामिन A इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये किन किन खुराकों में हमें मिलते हैं, जिस तरह फ़िश में है, आपके नट्स हैं, लेग्यूम्स हैं, फ्री ये जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, कैरेट्स हैं, इनका इस्तेमाल अगर ज़्यादा करेंगे तो आंखों के लिए काफ़ी बेहतर है। ऐसे जैसे कोई लगाने की चीज़ें बहुत सारी ऐसी होती हैं जो लगा रहे होते हैं आउटर हेल्थ, आउटर हेल्थ आइज के लिए, आंखों पर वो खवातीन वो सूदिंग के लिए है। आपका जो जैसे कहते हैं ना स्वेलिंग को वो करने के लिए कहते हैं कैफीन वाली जो ये टी बैग्स हैं उनको आप रखते हैं। तो वो अगर जिस तरह पफी आइज होती हैं कुछ लोगों की, रात को नींद पूरी नहीं होती, तो उसमें वो थोड़ा सा इफेक्ट होता है, कैफीन होता है, जिनका ब्लड प्रेशर है। तो क्यूकम्बर्स हो गए या ये टी बैग्स हो गए, ये थोड़ा सा सूथ करने के लिए दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, और थोड़ी सी वो स्वेलिंग कम कर देते हैं, पफीनेस जिसे कहते हैं।
उसको कम करने के लिए इफ़ेक्टिव हैं। लेकिन ये है कि बाकी आप क्या कर सकते हैं, आप जनरल हेल्थ के लिए थोड़ा सा अपनी आंखों की सफाई का बहुत ख्याल रख सकते हैं, स्पेशली जैसे मेकअप यूजर्स हैं, वी लेडीज़ वुमेन जो है, मेकअप आंखों से बहुत अच्छी तरह उतार के रात को सोना, फिर आंखों को लुब्रिकेट करके रखना, मॉइस्ट रखना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली इन हॉट ह्यूमिड वेदर जैसे आजकल है। एक ड्रॉप्स मिलते हैं जो हम बहुत कॉमनली प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं, जिनको टीयर्स नेचुरल कहते हैं। ये नेचुरल टीयर्स होते हैं, ठीक है, ये आप यूज़ कर सकते हैं। वो आपको दिन में 2 से 3 ड्रॉप्स डाल दिया करें तो आंखें मॉइस्ट रहती हैं। जिनकी बाकी गुस्सा ज़्यादा करते हैं और रुला रहे हो तो उनको ज़रूरत नहीं है, उनको ज़रूरत नहीं, उनकी ऑलरेडी क्लीन हो रही होती है नेचुरली। सही है, बेचारा शौहर तो अपना खर्चा बचा रहा है, आप लोग क्या हंस रहे हैं। सही है। लेकिन अच्छा, हमने पहले सुना था कि जो ड्राई आईज हैं वो एक कंडीशन है और वो कुछ खास लोगों की होती है, वो लेंसेज भी बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, ड्राई आईज तो एक कंडीशन है हमारी जो हम बहुत फ्रीक्वेंटली इनकाउंटर करते हैं, लेकिन मोस्ट प्रॉब्लम में इनकाउंटर करते हैं ओल्ड एज में। अच्छा। क्योंकि आंख का जो पानी का सिस्टम होता है ये यंग एज में काफ़ी इफेक्टिव होता है, लेकिन जैसे जैसे ओल्ड एज में तो वो ग्लैंड थोड़ा एट्रोफिक हो जाता है जो कि ये वाटर प्रोड्यूस करते हैं आंख में, जिसकी वजह से ओल्ड एज में ड्राइनेस बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली इनकाउंटर होती है। तो उनको तो हम जब भी हमारे पास ओल्ड एज वाले पेशेंट्स आते हैं उनको तो हम ज़रूर टीयर्स पर डालते हैं। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि आंख आप सोकर उठें तो एक आंख जो है उसका कोई आईलिड थोड़ा सा रेड हो रहा होता है और वो जरा सा फूल जाता है, ऐसा लगता है कोई दाना हो पर, उसको लेकिन स्टाई होता कहते नहीं हैं। है। ये क्या बला है? इसको तो ये हम नॉर्मल अपनी जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसको स्टाई कहते हैं। ये आईलैश जो फॉलिकल है ये ब्लॉक हो जाता है, उसमें इन्फेक्शन हो जाती है तो वो फूल जाता है। तो उसमें हम कुछ रेमेडीज़ हैं जो घर में आप कर सकते हैं। उसमें ये हॉट फर्मेंटेशन उसे कहते हैं हम, गर्म ठकोर करना। अच्छा जी, आप गर्म पानी में कोई तौलिया गीला करके उसको रख सकते हैं या इस्त्री के साथ थोड़ा सा कोई गर्म करके उसको रख सकते हैं, तो वो जो उसका ब्लॉक्ड ऑरिफिस है उसको खोल देता है, उसमें जो सिक्रीशन होती है वो बाहर आ जाती है। ज़्यादा अगर सीरियस हो जाए, बहुत बड़ा हो जाए, फिर तो हम इसमें ओरल एंटीबायोटिक्स वगैरह दे देते हैं या टॉपिकल एप्लीकेशन के लिए कुछ चीज़ें दे देते हैं। अच्छा, लेकिन बेसिकली उसको हीट, बेसिकली आप घर में आप उसको अगर हीट दे दें तो वो काफ़ी। अच्छा, एक और चीज़ होती है जिसको अर्के गुलाब कहते हैं, वो कहते हैं भाई अर्के गुलाब जो है, हम ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट तो जो भी हमारे पास आते हैं हम बहुत डिस्करेज करते हैं। और हमारी लेकिन ये एक डिबेट आ गई है, मुतनाज़ा डिबेट, ये दादियों नानियों वर्सेस ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट। हम तो इसको बिल्कुल डिस्करेज करते हैं फॉर मेनी रीजंस। नंबर 1 ये कि जो हमारे पास आई ड्रॉप्स आते हैं उनमें प्रॉपर प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, उनकी एक शेल्फ लाइफ होती है। प्रिजर्वेटिव्स का मतलब है कि वो उसमें इन्फेक्शन के चांसेस कम होंगे। प्रिजर्वेटिव्स उसको प्रिवेंट करेगा फ्रॉम गेटिंग इन्फेक्टेड। अब जो ये बनते हैं ये बिल्कुल लोकली प्रोड्यूस्ड होते हैं, उसमें कोई इन चीज़ों का ख्याल नहीं किया जाता, उसमें प्रिजर्वेटिव्स नहीं होते, उसमें जर्म्स बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं। तो ये आप, और इसकी कोई, जैसे नॉर्मली हर चीज़ की एक शेल्फ लाइफ होती है बिकॉज ऑफ द प्रिजर्वेटिव्स, इसकी कोई नहीं है। तो ये जो है ये इसलिए तो फ्रिज में पड़ा रहता है सालों साल उसको यूज कर रहे होते हैं। इसमें थोड़ा सा ये होता है कि जो रोज एसेंस होता है उसमें थोड़ा सा स्टेरॉइड भी होता है, तो वो भी आंख के लिए अच्छा नहीं होता है। लेकिन अगर कोई नेचुरली प्रोड्यूस्ड हो, एग्जैक्टली, जो बहुत ही प्योर हो तो फिर तो ठीक है, आप फॉर द टाइम बीइंग उसको कुछ टाइम के लिए गुलाबी आंखें कहते हैं, मैं तो समझा उससे कोई फर्क पड़ता है आपको अर्के गुलाब लगाएं तो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अर्के गुलाब इन द लॉन्ग टर्म आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है आंख के लिए। अच्छा जी, बिल्कुल सही। स्पेशली जो बच्चे हमारे पास आते हैं, जो अर्के गुलाब और सुरमा, जैसे बच्चों को सुरमा बहुत ज़्यादा पेरेंट्स स्पेशली न्यूबॉर्न्स को लगा रहे थे, दादियों नानियों का बहुत फेवरेट वो है बच्चों के साथ करने के लिए कि इनको सुरमा लगाती हैं। सो सुरमा जो आंख का पानी का एक ट्यूब होती है हमारी, जो आंख से पानी निकाल के नाक की तरफ लेके जाती है, उसको ब्लॉक कर देती है। टीयर डक्ट, जो टीयर डक्ट होती है उसको वो ब्लॉक कर देती है, उसमें उसके पार्टिकल्स फंस जाते हैं, उसको ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से वाटरी आइज के साथ, इन्फेक्टेड आइज के साथ हमारे बच्चे बहुत कॉमन है। काजल मशहूर है, वो काजल का क्या करें? काजल भी अगेन वही वाली बात है जो हमने इसकी बात की है, क्योंकि हमें नहीं पता किस तरह की प्रोडक्ट्स इसमें यूज़ हुई हुई हैं, किस तरह से ये प्रिपेयर्ड है, क्लीन है नहीं है, क्या चीज़ है क्या नहीं है। लेड वाली बात भी अक्सर हम सुनते हैं। एग्जैक्टली, लेड फ्री काजल है, लेड फ्री काजल है, बिल्कुल। बट यू डोंट नो, क्योंकि इतने ज़्यादा हैं मार्केट में अवेलेबल है, इतने ज़्यादा कॉमनली है, हर एक की ऑथेंटिसिटी का आपको नहीं पता होता कहाँ से आया हुआ है, किस तरह से बना हुआ है। अच्छा, अब हम जो बात कर रहे थे आँखों की सफाई की, जी, बच्चों की आंखों में अक्सर औकात ऐसा होता है, बड़ों के साथ भी होता है लेकिन बच्चों के साथ ज़्यादा होता है कि जब वो सोने के बाद उठते हैं तो वो कुछ पपड़ियाँ सी जमी हुई होती हैं, तो स्टिकी हो जाती है। जी, स्टिकी हो जाती है। बच्चों की आंखों को साफ करने का तरीका कार क्या है? बच्चों की आंखों को साफ करने का तरीका ये है कि आप कोई भी सॉफ्ट कॉटन टॉवल ले,
उसको हल्का सा पानी में डिप करें, ठीक है, नॉर्मल वाटर। हम तो हमारे पास अगर आ जाते तो हम उनसे कहते हैं नॉर्मल सेलाइन एक मिलता है, वो ले लीजिए, छोटी सी एम्प्यूल आती है 100 cc की, वो ले लीजिए, उसमें डिप करके उससे आइस को साफ कर सकते हैं। कॉटन यूज़ कर सकते हैं, टॉवल यूज़ कर सकते हैं, बट वेरी जेंटली, डू नॉट रब इट वेरी हार्शली, बहुत ज़ोर ज़ोर से नहीं करना, बिल्कुल जेंटली उसको क्लीन कर सकते हैं आप। अच्छा, और इसके अलावा उनके लिए कोई इसके अलावा नहीं, बच्चे जो हैं वो थोड़े से, उनको आंख को हाथ लगाना, कुछ करना, इट्स नॉट वेरी इजी, बड़ा मुश्किल होता है बच्चों के लिए। इवन जो हम ट्रीटमेंट भी उनको देते हैं, ड्रॉप्स भी देते हैं, वो भी पेरेंट्स अक्सर कहते हैं कि बहुत मुश्किल से बच्चों को, बच्चे ज़ाहिर है हाथ नहीं लगाने देते हाथ के साथ। ओके, अच्छा, एक और कॉमन प्रॉब्लम होती है, बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास आखिरी मिनट है, अक्सर औकात आप फील करें आप अगर बाहर निकले कुछ हुआ, अब वो कोई चीज़ आंख में घुस गई, बिल्कुल, अब या चुभन हो रही है वैसे ही, हाँ, अब आपने उसको आंख को मसलना शुरू किया, वो और ज्यादा हो जाती है। उस तरह की किसी चीज को निकालने का क्या तरीका है? सबसे पहले तो आंख अपना रिफ्लेक्स मैकेनिज्म बहुत स्ट्रांग है। आप नोट करेंगे जब भी कोई चीज़ आएगी एकदम से वाटरिंग शुरू हो जाती है। वो पानी बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वाटरिंग इसी वजह से हो रही होती है कि वो जो भी फॉरेन बॉडी गई हुई होती है उसको आंख खुद पहले निकाल ले, ठीक है। अगर नहीं होता, आप नोट करिएगा, थोड़ी सी आप कभी कभी रब करते हैं या पानी वानी स्प्लैश कर देते हैं तो वो थोड़ा सा आप कंफर्टेबल हो जाते हैं। कुछ कंडीशंस में अगर वो लिट के नीचे जाके स्टिक कर जाए तो उसको निकालना मुश्किल हो जाता है, फिर हमारे पास आते हैं तो वो रिवर्ट करके हम निकाल देते हैं। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर खदीजा इमरान साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। नाज़रीन, और आंखों की देखभाल कैसे करनी है इस पर बात हो रही थी। वक्फे की तरफ बढ़ते हैं, वक्फे के बाद एक बड़ा ही जबरदस्त सा सेगमेंट आपके लिए हम लेके आ रहे हैं, स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वाह वाह जी वाह, क्या बात है, वाह जी वाह, कमाल हो गया, मजा आ गया, बेहतरीन। लाइट हमने कम क्यों रखी है ये आपको अब समझ में आ गया होगा कि मामला क्या है। बिल्कुल, हमने स्टूडियो की सारी लाइटें तकरीबन बंद करा दी हैं, एक दो लगी रखी हुई हैं ऑन, ताकि लोग आपस में टकरा ना जाएं। और ये आपने देखा झिलमिल झिलमिल जो ये होता हुआ गरारा, लहंगा लहंगा। अब ये मेरा थोड़ा सा गरारे और लहंगे में नाजरीन फर्क ये है कि लहंगा जो है ये पूरा है, पूरा एक ही, अच्छा, और गरारे में दो होते हैं, अच्छा, ओके, शलवार नुमा है वो, ठीक है ठीक है। अब ये टेक्नोलॉजी का मामला है तो जरा मैं मुस्तफीद नहीं हूँ, लेकिन बड़ा ही ज़बरदस्त। लाइट्स हमारी जो है वो ऑन कर दें, थोड़ा म्यूजिक गिरा दें जरा, ताकि हल्का हल्का चलता रहे, बिल्कुल जरा शादी का माहौल लगे, हमें भी जरा एंजॉयमेंट हो थोड़ी सी जी। तो हमारे साथ मौजूद है जी दानियाल आजम साहब, बिल्कुल, और उनकी अहलिया रेहाब दानियाल साहिबा, और दानियाल आजम साहब जो हैं वो हैं असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्रीज वेट्स एंड मेजर्स के। अच्छा, और रेहाब साहिबा जो हैं, लेकिन ये बेसिकली सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स और इस तरह की चीज़ों के इंजीनियर हैं, और बिल्कुल रेहाब साहिबा हैं वो हैं असिस्टेंट डायरेक्टर HR NTDC बाबडा। नाज़रीन, बाबडा में काम करते हैं, तालियां हो जाए इस पे तो एक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को। आपकी शादी कब हुई, कितने दिन हुए? काफ़ी टाइम गुजर गया, मई में हुई थी शादी। अच्छा, मई में हुई थी, हाँ जी। तो उसके बाद अभी रिसेंटली में टाइम मिला वीडियोस सेग्रीगेट करने का, तो एक डाली है, तो आग लग गई उससे, तो वीडियो ने आग लगा दी। ये बेसिकली आइडिया क्या था कि ये एक ऐसा गरारा हो, लहंगा हो, सॉरी लहंगा हो जो कि बिजली की कमी को पूरा करे मुल्क में। नहीं बिजली की कमी बढ़ा देगा। अच्छा। असल में ये था कि छोटे होते से ना मेरा एक आइडिया था कि जो भी है ना मेरी ब्राइड आउट स्टैंड करे, बाकियों की खैर। तो आइडिया ये था कि इलेक्ट्रिसिटी के साथ बहुत ज़्यादा मुझे बचपन से ही शौक था, तो उसको किसी तरीके से लिंक करना था मुझे एक लहंगे के साथ या किसी ब्राइड की ड्रेस के साथ। बिजली बह रही है, हाँ। तो वो विश मैंने फिर अपनी शादी पे फिर पूरी की है, तो बड़ा मुश्किल था इनको मनाना इसके लिए। अच्छा, ना तो आप कैसे मानी भाई?
बस मैं शुरू में नहीं मान रही थी, लेकिन फिर जब इन्होंने लहंगा तैयार किया तो फिर मुझे बहुत पसंद आया। अच्छा, लहंगे का डिजाइन वगैरह अदर देन लाइट्स वो तो आपने सिलेक्ट किया या इनका था? वो हम अच्छा, वो मैंने और मेरी आपका मदर इन लॉ ने सिलेक्ट ठीक है, ठीक है, वो कलर्स वलर्स डिजाइन सब आपका पसंद किया था। फिर बाद में इन्होंने कहा इसमें लाइट्स ऐड करते हैं। लाइट्स ऐड करनी। ये मेरे वाला भी मेरी मदर ने सिलेक्ट किया हुआ है, फीमेल की डोमिनेशन है। सही है, ठीक है, और उन्होंने कलर अच्छा भी लग रहा है, बिल्कुल अच्छा किया, मैच कर रहे ये हैं। बिजली पर फिर कैसे आपने इत्तेफाक किया? बस ये इंजीनियर हैं तो मैंने इन पे ट्रस्ट कर लिया, और ख़ुद भी मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज था कि बिजली किस तरह चलती है, इतना मतलब खतरे वाली बात नहीं थी इसमें। वैसे अगर टेंशन इस चीज़ की नहीं थी कि नहीं, बिल्कुल करंट ही ना लग जाए वहीं पहले दिन? नहीं, इनको टेंशन नहीं ऐसी थी। इनको मैंने बताया था कि ये इतना ही सेफ है जितना मोबाइल फोन है आपका ना। अच्छा, तो इसको बनाया इसलिए। इसके बाद ये वॉशिंग के लिए भी मैंने इसको थोड़ा मॉडिफाई किया, धुल भी सकता है। जबरदस्त। अच्छा। तो अब इसकी कैपेबिलिटीज जरा बताएं ना, फीचर्स क्या हैं इसके? फीचर्स ये हैं कि ये साउंड के साथ भी चल सकता है, मोबाइल के साथ भी मेरे चल सकता है, इंटीग्रेटेड है सारा कुछ। अच्छा। इसके लिए मुझे ये वाली एलईडी स्पेशली मंगवानी पड़ी हैं और बनवानी पड़ी हैं ये स्पेसिफिकली बाहर से, क्योंकि ये कि जो दूसरी एलईडीज थी वो काफ़ी हीट अप हो जाती हैं, ये वाली एलईडी ज़रा ठंडी रहती हैं। अच्छा। लॉन्गर पीरियड्स के लिए चलती हैं, एनर्जी कम कंज्यूम करती हैं ये वाली। तो ब्राइटनेस भी कंट्रोल होती है इसके अंदर, हम इसको तेज़ भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। इसके पैटर्न्स जो हैं वो डिफरेंट साउंड के साथ भी हैं। तो फॉर एग्जांपल इसके अंदर हम ये वाले पैटर्न्स भी चला सकते हैं, मज़ीद पैटर्न्स चल सकते हैं इसके अंदर, कलर्स जो हैं वेरियस हो सकते हैं इसके अंदर। साउंड के साथ इसका क्या कनेक्शन है? माइक इसके अंदर लगा हुआ है एक, तो वो माइक से जो भी आवाज़ आ रही ना इस वक्त ये उसके साथ चल रहा है। अगर माइक से इंडिपेंडेंट भी आपने चलाना है तो आप उसके अंदर हम माइक पे हम कुछ बोलेंगे तो ये उसके हिसाब से हाँ जी फ्रीक्वेंसीज के अकॉर्डिंगली कलर्स दिखाएगा। सब भाई खामोश हो जाए सब, चले भाई शिफा। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, अरे कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, जितनी देर आप बोल रही हो उसके साथ कुछ कनेक्शन है भाई इसका? अच्छा, बिल्कुल। हेलो 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 हेलो, ये तो जल्दी जा रही। हाँ, जहाँ मैं रुकता हूँ वहाँ ये रुक जाती है। अच्छा, तो अब कैसे है इसकी? हाँ, पहले वो ऐप का भी जरा बताएं कि आप मोबाइल से इसको कंट्रोल करते हैं। ये क्या सॉफ्टवेयर डिजाइन किया था, खुद ही डेवलप किया था, क्या किया था? सॉफ्टवेयर के लिए मेरे साथ कोलीग है, सजील नाम है उसका, उसको मैं क्रेडिट्स दूंगा, उसने मेरे साथ हेल्प आउट किया। तो एंड्रॉइड की ऐप उसने डेवलप की है। अच्छा। मैंने इसके साथ जो पीछे सर्किटरी है, पूरी बैटरी का सिस्टम है प्रॉपर, और प्लस एक और चिप लगी, प्रोसेसर लगा हुआ इसके अंदर, मदरबोर्ड बना के ना, तो उसकी सारी प्रोग्रामिंग वगैरह मैंने की है, पूरी कोडिंग की है। वेरी गुड। कि ये सारा सिस्टम उसके अकॉर्डिंगली चले। उसने सिर्फ फ्रंट एंड बनाया है उसका सारा कि मतलब फ्रंट पे दिखाना है कैसे कंट्रोल कैसे करना है, बट सर्किट सारी मेरी है, स्कीमेटिक सारी मेरी है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक सारी मेरी है। वेरी गुड। क्या बात है। बिल कितना आता है इसका? ये तकरीबन आपके 100 वाट का जो पुराना बल्ब हुआ करता था, एनर्जी कंज्यूम करता है। इसके चार्जिंग वगैरह का मैकेनिज्म वो तो हमने हाइड किया हुआ है, लेकिन ये कि बहरहाल चार्जिंग का मैकेनिज्म ये है कि इसके अंदर बैटरीज लगी हुई हैं और तकरीबन 5 घंटे से 6 घंटे का टाइम निकाल लेते हैं। हाँ, मतलब आप एक जा रहे हैं किसी तकरीब में, तो ऐसा ना दरमियान में ये बुझ गई? हाँ, नहीं वो ये लॉन्ग पीरियड के चलता। हमारा वहाँ पे जब शादी थी तो उस वक्त ये तकरीबन 4 घंटे चलता रहा। 10 बजे लाइटें जब बंद हुई तब हम तो फिर भी नहीं निकले ना वहाँ से। हम तो तकरीबन 11-12 बजे तक बैठे रहे हॉल में। हमारे पास तो लाइटें थी, हमारे पास तो बैकअप था। हमने कहा जब तक सूट चलेगा तब तक बैठेंगे, तब तक चलेगा। तो हम बैठे रहे, हमारे गेस्ट भी बैठे रहे। गर्मी बेशक लग रही थी उनको, लेकिन बैठे रहे, हम उठे नहीं है वहाँ। सही है। तो पब्लिक का रिएक्शन क्या आया? कोई ऑर्डर वॉर्डर आना शुरू हो गया इसका? 1-2 इंक्वायरीज मुझे आई हैं अभी, लेकिन ये है कि मैंने अभी तक कंसिडर नहीं किया। मेरे पास और भी बड़े काम है साइड पे। ये तो मैंने बेगम के लिए किया, ये मैंने बेगम के लिए मैंने बनाया था। तो अब लोग कर रहे हैं थोड़ा बहुत इंक्वायरी, उम्मीद है कि। तो आप बताएं आपकी सहेलियों ने और आपकी फ्रेंड्स ने जब देखा आपने शादी पे ये पहना हुआ है तो उनका कैसा था रिएक्शन, रिस्पांस? उनके साथ तो पहले मैंने आइडिया शेयर किया था तो उन्होंने सपोर्ट ही किया। उन्होंने कहा चले अच्छी बात है, आपका हस्बैंड कर रहा है आपके लिए, तो ये कोई एफर्ट करता है तो फिर मतलब सपोर्ट था उनकी तरफ। आपने बार आप ऊपर स्टैंडर्ड ले गए, ये तो प्रॉब्लम है हजरात की। वो क्या करेंगे? हाँ, गुड। अच्छा, तो अब ये जो आपने बनाया इसको आपने शादी में पहना दिया, ठीक है। अब आगे किसी ने अगर मांगना हो आपसे कि भाई जरा हमें एक शादी में इस्तेमाल करना है तो फिर दे देंगे? कंसिडर करेंगे। ये वाला तो नहीं मैं दूंगा किसी को। अच्छा, ये तो है, ये तो इन्हीं का हो गया ना। तो अब ये कि किसी को ऑर्डर पे अगर कोई कहता है तो वी विल ट्राई, बना देंगे, कुछ डिफरेंट बना के देंगे। दिस वन इससे भी बेहतर बना देंगे। क्या बात है। कॉस्ट कितनी आई इसकी ये तो बताएं, मुझे मैं बिल का पूछ रहा हूं। अच्छा, ये बड़े लोगों का क्वेश्चन था कि ये उनको ये लगा कि ये सिंपल सी एलईडीज नहीं, ये सिंपल सी एलईडीज नहीं है। ये हमारे पास जो एलईडीज हैं इनके अंदर मल्टीपल कलर्स हैं और एक एलईडी को हम एड्रेस कर सकते हैं। 1000 एलईडीज लगी हुई है इस वक्त इसके अंदर। ड्रेस में? हाँ जी, इस ड्रेस में आगे से पीछे तक 1000 एलईडीज हैं।
तो वो एक हाथ के साथ लगी हुई है, तो कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है उसकी तकरीबन आप समझ लें कि रफ एस्टीमेट सिर्फ LEDs की ही और ये बैटरी का सिस्टम वो तकरीबन 3 लाख तक चला गया। तो ये LEDs तो आपने मंगाई, ठीक है, वो बाकी सारा इंजीनियरिंग वाला जो सिस्टम है वो तो पार्ट आपका है, लेकिन LEDs को उसमें सिया कैसे मैंने है? नहीं किया हुआ। सिया भी आपने? यार ये होता है मोहब्बत करने वाला शौहर, ये है भाई। वाह देखो मर्द हज़रात, देखो तुम सब देखो ये, वाह वाह। लेकिन एक ये है असल बात। लेकिन मतलब बाकी सिया भी आपने? हाँ, इसमें सीने का कॉन्सेप्ट है, प्रॉपर सीना पड़ा वो जो लाइट्स तो ये खुली इधर उधर लटकती रहती है। हमारे ना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या इंजीनियरिंग में एक और टांके भी होते हैं जिसको हम कहते हैं लोहे, ये सोल्डरिंग वाले जो होते हैं। हाँ, तो सोल्डरिंग के तो थे ही थे, प्लस ये कि उन्हीं तारों को हमने अंदर क्या कहते हैं ना धागे के साथ एम्बेड कर दिया ड्रेस के साथ कि मतलब ये कि वो तारों ने पकड़। तो आप घर में बैठे रहते होंगे, सी रहे हैं बेगम का ड्रेस, ऐसा होता? बस ऐसे ही था। नहीं, फ्रेंड था मेरे साथ, मेरा वो जिसने ऐप बनाई उसको इधर भी लगा दिया मैंने साथ ना अपने कि ये भी काम करो साथ। तो हम बैठे। शादी हो गई? नहीं, उसकी नहीं शादी हुई, उसको करनी भी नहीं है। इतना नेक काम किया है आपके लिए, तो होगी उसकी भी इंशाल्लाह होगी। तो उसके साथ बैठ के तो काफी टाइम लग गया, मतलब इट टुक मी मोर देन लाइक 1.5 मंथ। सीने में सिर्फ? सीने में, जोड़ने में, प्रोग्रामिंग में, सारा कुछ ही करने में। अच्छा, तो टोटल ये 1.5 महीने की मेहनत है। हाँ जी, 1.5 महीने। जबरदस्त जी, वेरी गुड, बहुत आला, बड़ा कमाल काम किया आपने। और हमने इसीलिए इसी तरह अल्लाह करे आप लोगों की जोड़ी भी जगमग करती रहे और जिंदगी की और बहुत सारी बहारें आप लोग इकट्ठी एक दूसरे के साथ। थोड़ा वापडा वालों थोड़ा ख्याल कर लो अल्लाह का थोड़ा ख्याल कर लो, बहुत बिलाया। दरअसल वो आ रही थी, वापडा वाली थी, इसलिए भी हमने बत्तियां बुझाई हुई थी। इनके लहंगे में अगर ये लाइटें ना भी होती तो भी शायद हम बत्तियां बुझा देते कि अगर इनको पता चल जाए इधर इतनी लाइटें लगी हैं तो वाह बिल भेजना था। लेकिन बहुत जबरदस्त एफर्ट है भाई आपकी, और बात करते हैं आपसे प्रोग्राम के बाद, अलग से बात करते हैं आपसे। गुड, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। आज है जी वर्चुअल सेमीफाइनल, जिसको हम कहेंगे। कौन सा वर्चुअल सेमीफाइनल? मतलब ज़ाहिर है इस टूर्नामेंट में सेमीफाइनल्स का मामला नहीं था, सुपर 4 का ये मरहला है और सुपर 4 के मरहले में जो टॉप 2 टीम्स होंगी वो फाइनल में चले जाएंगी। तो टॉप पर पहुंचने के लिए, यानी कि टॉप जो सेकंड पोजीशन है उस पर पहुंचने के लिए पाकिस्तान और श्रीलंका आज मध्य मुकाबिल होंगे। और एक और अहम चीज़ मैं आप लोगों को याद दिला दूं, जो कि सबसे अहम चीज़ है इस टूर्नामेंट की, 228 रन से हारा था पाकिस्तान भाई, सही बता रहा हूँ। 228 रन हमने बनाए कितने थे? 128 रन बनाए थे हमने, और उनका 228 का 228 का मार्जिन था, उन्होंने तो 356 बनाए थे। क्या ये? हाँ, मेरे माइंड में नहीं था ये, मुझे लगा उन्होंने 228 बनाए थे और हम इतना भी नहीं कर सके। बंदूक लाओ, बंदूक। नहीं, ऑनेस्टली मैंने वो वाला मैच देखा नहीं था, और 228 का वो सिलसिला था। उन्होंने 356 बनाए थे, 200 नहीं 356 और हमने 150 तक बना लिए, और 128 बनाए। 356 के बाद हमें 357 का टारगेट मिला था, और 357 का टारगेट सुनते ही देखते ही हमारी जो कांपे थी वो टांग गई थी। बिल्कुल सही है, इसीलिए कुछ ना हो सका। अब जाहिर है 128 रन से हम हारे, और 128 रन से हारने के बाद अब हम जिस पोजीशन पर हैं उस पोजीशन पर हम श्रीलंका के खिलाफ खेलेंगे। और श्रीलंका ने अगर आज जीत लिया मैच तो फिर तो खैर वो जाएगा ही फाइनल में। अगर पाकिस्तान जीत गया तो पाकिस्तान फाइनल में चला जाएगा। लेकिन अगर ये मैच ड्रॉ हो गया, ये मैच बारिश, क्योंकि 96% इम्कान है बारिश का, 96%, तो बारिश अगर हो गई तो फिर पॉइंट जो है वो दोनों टीमों को पॉइंट मिलेगा। लेकिन ये है कि श्रीलंका बराबर हुए, वहां पर श्रीलंका का रन पलड़ा भारी हो जाएगा, सामने आ जाएगा। अच्छा, श्रीलंका और पाकिस्तान का दोनों का अगर थोड़ा सा कंपैरिजन करें तो पिछले जो 5 मैचेस हैं बिल्कुल सेम रिजल्ट्स हैं दोनों के। पिछला मैच दोनों हारे और उससे पिछले 4 मैचेस जो है वो जीते हैं। सो विन 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 लूज, इस तरीके की सीक्वेंस चलती आ रही है। ठीक है जी। और अब देखना यह है कि पाकिस्तान की टीम 5 तब्दीलियों के साथ उतरेगी मैदान में, तो वो जो 5 तब्दीलियां हैं वो क्या पाकिस्तान को फतह दिला सकती हैं। सबसे अहम चीज़ ये है कि बारिश के ख़िलाफ़ फतह हासिल करनी है। अगर बारिश के ख़िलाफ़ फतह नहीं हुई तो बस फिर आप फातिहा पढ़ लीजिए इस टूर्नामेंट की, जैसा कि जय शाह चाहता था और जिस तरीके से उसने इस टूर्नामेंट का रगड़ा लगाया है और जिस तरीके से उसने इस टूर्नामेंट को बिल्कुल, वो कहते हैं ना, बुलडोज कर दिया, बिल्कुल बुलडोज कर दिया। मतलब एक ऐसा शख्स जो कि ये कहता है कि जी मैं टूर्नामेंट
श्रीलंका में करवा लूँगा जहाँ बारिशें हो रही हैं, मुझे पता है पूरा टूर्नामेंट बर्बाद होना है, लेकिन 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 मैं पाकिस्तान नहीं जाऊँगा खेलने के लिए। बिल्कुल। तो ये स्पोर्ट्स और क्रिकेटिंग का जो एक पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन इन्होंने बना दिया है ना, ये सबसे गलत चीज़ है। पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स तक रखना चाहिए, स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स तक रखना चाहिए। और स्पोर्ट्स में ये भी जहन में रखना चाहिए कि भाई या जीतेगा एक टीम या दूसरी टीम जीतेगी, एक जीतेगी और दूसरी हारेगी। और ये चीज़ जहन में रखनी चाहिए कि वो मैदान जंग नहीं है, वो लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए एक गेम हो रही है, उसमें गेम को जंग ना बनाए। हाँ, गेम को जंग ना बनाए और गेम को पॉलिटिसाइज ना करें। ये गेम ऐसा था जिसमें जंग वाला माहौल नजर आ जाता है। वो पाकिस्तान इंडिया का तो फिर भी ठीक था, लेकिन पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो गेम होता है उसमें ज्यादा जंगें नजर आ रही हैं। चल जाती हैं भाई, कुर्सियां चल जाती हैं, और बड़ी एक जिसको कहते हैं कि इंतहाई लोथसम या हॉस्टाइल जिसको कहते हैं, ये दो अल्फाज मैं इस्तेमाल करूंगी, लेकिन हमारे एक्सपर्ट क्या ये वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे या नहीं, ये हम उन पे छोड़ते हैं। क्रिकेट मैच हो, ड्यूरेंट लाइन का मामला हो, या सोशल मीडिया पर आमने सामने आने वाली वीडियोस हो, अफगानिस्तान का पाकिस्तान के मुताल्लिक एक बड़ा ही फासिमाना किस्म का रवैया होता है, नजर आता है, आंखों में नजर आता है भाई, शक की परछाइयां हैं और बस उनके दिल में कुछ है। बिल्कुल, वो नुमाया हो जाती है, वो एक नफरत अंगेज एक रवैया है जो हमारी तरफ उनका नजर आता है। अब ये सब कुछ इसके बावजूद कि पाकिस्तान ने कई मिलियन अफगान शहरियों को गुज़िश्ता 40-50 सालों से पनाह दी हुई थी, उनको बहुत सारे लोग अगर पर्सनल लेवल पे देखें तो हमारे बड़े अफगानी दोस्त हैं जो यहाँ पर आए, यहाँ पर रहे, और हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती है उनके साथ। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा बहुत से तनाज़ात के बायस धुंधला सा गया है। असम्बलियाँ तहलील हो चुकी हैं, लेकिन इंतखाबात की तारीख का दूर दूर तक कोई पता नहीं है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब ने इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तजवीज़नुमा तारीख देकर फैसलों का जो है वो फैसले करने का कहा है, और इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों की चादर ओढ़े इंतखाबात की तारीख से नजरें चुराता दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो साहब हैं, वो कहते हैं कि भाई खुला मैदान होना चाहिए और सबको लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, किसी को जितवाने का मामला नजर नहीं आना चाहिए। लेकिन और साथ ही उन्होंने ये भी एतराज उठाया, वो कहते हैं कि एक पार्टी को पता है कि इलेक्शन कब होगा, बाकी किसी को नहीं पता, इलेक्शन कमीशन को भी नहीं पता, लेकिन एक पार्टी को पता है, तो शायद वो इशारा ये कर रहे हैं कि उस एक पार्टी को अब सिलेक्ट किया जा रहा है। इसके हवाले से हम बात करेंगे, और दीगर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मामलात हैं उस पर भी हम थोड़ा सा नजरसानी करने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं तरीके इस्तेकाम पाकिस्तान साहब हमारे साथ, थोड़ा दूर है हमसे लेकिन मौजूद है हमारे प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। फिरदौस साहिबा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और सबसे पहले तो हम इस तरफ से आ जाते हैं कि जी बिल्कुल आपका आवाज़ क्लियर आ रही है, हमें बिल्कुल क्लियर आ रही है आवाज़। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था कि तहरीक जो आपकी है जी, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, ये बड़े ज़ोर शोर से हमें नज़र आई थी, बड़े लोग आ रहे थे, बहुत ज़्यादा हलचल हो रही थी। अब कुछ हलचल कम नज़र आ रही है, उसकी क्या वजह है? फिर कुछ ने ये भी कह दिया कि हमने तो ज्वाइन नहीं की थी, हम वैसे ही मौजूद थे वहाँ। देखिए, अभी परसों जो है हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हुई है, तो अगर मीडिया में आपने देखा और आपको दिखाई प्रॉपर साफ नज़र आ रहा हो, तो यकीनन उसमें आपको वो पाकिस्तान भर से तमाम शख्सियात नज़र आ रही होंगी जिन्होंने ना सिर्फ इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन किया, बल्कि एक हरावल दस्ते के तौर पे उनके साथ खड़ी हैं और सियासी मैदान के अंदर अपने ग्रास रूट लेवल पे कनेक्टिविटी पब्लिक के साथ और सियासी दाव पेच को भरुए कार लाते हुए अपने अपने हलके में अपनी जगह मजबूत और मोर्चे जो हैं उनको हर हाल में तक़वियत दे रहे हैं। जो आप कह रहे हैं कि उस आने का लोगों का सिलसिला रुक गया, तो वो कहीं नहीं रुका। देखिए, जो इलेक्टेबल्स होते हैं, जो आपके इलेक्टोरल प्रोसेस का लोग हिस्सा होते हैं, या सियासी कारकुन होते हैं, या लीडरान होते हैं, वो सब ये देख रहे होते हैं कि इलेक्शन का माहौल कब है, क्योंकि हमारे पास तकरीबन 9% लोग जो हैं वो पीटीआई से अपने आप को डिसोसिएट करके आए हैं, वो पीटीआई के नज़रिए से इख्तिलाफ करके आए हैं, वो पीटीआई की इंतहा पसंद सोच और इंतहा पसंद जो कार्रवाइयाँ थी, जो दहशत गर्दी के साथ जुड़ा जो उनका अमल था, उससे अपने आप को लाताल्लुक़ करके आए हैं।
तो लिहाजा ये जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उसके खिलाड़ी ये देखते हैं कि पॉलिटिकल लैंडस्केप में इलेक्शन कब हो रहा है, सियासी उफक पे इलेक्शन का मंजरनामा क्या है, उसके हवाले से वो फैसले करते हैं। जो इलेक्शन करीब आता जाएगा आप देखते जाएंगे कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है ना मुतहर्रक और मजीद फाल होके अपने लोगों में खड़ी नजर आएगी। तो आप लोग अभी अवामी राब्ता मुहिम या कोई मेंबरशिप कैंपेन वगैरह कोई शुरू कर रहे हैं? अच्छा, बिल्कुल कर रहे हैं जी। हमारी पार्टी की मीटिंग जो हुई है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की लाहौर में, उसमें ये फैसला किया गया है कि हम पब्लिक मोबिलाइजेशन और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जो है वो हमारे जो इलेक्टेबल्स हैं उनको हम मोबिलाइज करें और अपनी तंजीम साजी मुकम्मल करें। देखिए जो हमारे 10 रीजन पंजाब में थे उनके ऊपर हमने रीजनल प्रेसिडेंट लगाए। हर रीजनल प्रेसिडेंट को ये टास्किंग दी गई थी कि वो अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नॉमिनेट करे, तहसील प्रेसिडेंट और यूसी लेवल पे अपना तंजीमी स्ट्रक्चर जो है उसको मुकम्मल करके बाज़ाब्ता तौर पे तंजीम साजी का मेंबरशिप का आगाज करे। अब ये पहला मरहला जो था स्ट्रक्चराइजेशन ऑफ द पार्टी वो ठीक है। अच्छा ये बताइए, आ जाएंगे अक्टूबर में, तब तो आप लोगों को बड़ा टफ टाइम मिलेगा। तो अक्टूबर में इलेक्शन कौन दे रहा है जी? ये कहां से डेट आई? नवाज शरीफ साहब जब आ जाएंगे और इलेक्शन की कैंपेन लीड करेंगे, मैं कह रहा हूँ नवाज शरीफ साहब के आने की डेट आई है, तो उसमें तो बड़ा फिर आप लोगों को टफ टाइम मिलेगा उनकी वापसी की वजह से। जी नवाज शरीफ साहब अपनी मर्जी से गए थे, इलाज के लिए गए थे, उन्हें बहुत पहले आना चाहिए था अपने मुल्क के अंदर। वो आ रहे हैं, देर आए दुरुस्त आए, उनको अपनी जमात को लीड करना चाहिए और सियासी अखाड़े के अंदर जब तक किसी जमात का लीडर खुद नहीं उतरता उस जमात के लिए चैलेंजेस मौजूद रहते हैं। तो हम एक इंडिपेंडेंट जमात है, हमारा एक अपना वजूद है, हमारी एक अपनी सियासी साख है और हमें किसी जमात के साथ कोई वो इत्तेहाद या अलहाक का कोई ऐसा अमल जिससे गुजरना हो, अभी तक कोई ऐसी हिकमत अमली सामने नहीं आई। हम हर जमात का हर हलके में जो मैदान में उतरेगी उसका मुकाबला करेंगे और PMLN भी उसमें से एक जमात है। सही है, मुकाबला करेंगे। अच्छा ये बताइए, इलेक्शन की डेट के हवाले से इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? क्योंकि बिलावल साहब के साथ मिलता जुलता मौक़िफ़ है कि नहीं भाई डेट आनी चाहिए, या जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब के साथ मिलता जुलता मौक़िफ़ है कि भाई आराम से कर लें, हल्का बंदियाँ शल्का बंदियाँ सब करके? देखिए बात यह है कि देखना ये होगा कि इस मुल्क के अंदर इस वक्त जो है ज़रूरत किस चीज़ की है और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी क्या चाहती है। जिसका नाम ही इस्तेकाम पाकिस्तान है वो पाकिस्तान को अदम इस्तेकाम का शिकार कैसे कर सकती है। पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, जो पाकिस्तान के अंदर मुआशी अदम इस्तेकाम है, जो ओवरऑल आप देख रहे हैं कि एक अनरेस्ट है, अनसर्टेनिटी है और इस गैर यकीनी सूरत हाल में जो सबसे अहम चीज़ है कि मईशत जो है उसकी हचकोले का खाती जो कश्ती है उसको किनारे लगाना हर एजेंडे के से पहला एजेंडा है। क्योंकि इलेक्शन आपने करना है इस अवाम को हक के राय दही देने के लिए, उस अवाम को हक के राय दही देते हुए साथ आपने उनके जो 2 वक्त की रोटी, बेरोजगारी और इस वक्त महंगाई का जो शिकंजा उनकी गर्दन के गिर्द टाइट हुआ है और वो सफोकेट हो रहे हैं, उन्हें सांस लेने का मौका भी देना उनका बुनियादी हक है। हमारा मौक़िफ़ ये है कि आपने एक सेंसस किया, 10 साल बाद पाकिस्तान के अंदर जो है वो रायशुमारी हुई, खानाशुमारी हुई, उसके मरदमशुमारी हुई, फिर उसके बाद अब जो है आपको सबसे अगला स्टेप जो था कि वो उसके साथ जुड़ा जो है वो हल्का बंदियाँ। अब जब आपने इलेक्शन कमीशन को ये कहा कि हल्का बंदी करके नया इलेक्शन कराएं, तो मुझे बताएं कि जो 10 साल बाद वोटर बना है और नई वोटर लिस्ट के अंदर अब वो वोटर है 18 साल से ज़्यादा उम्र को पहुंच गया है,
तो उसका क्या कसूर है कि वो आपके आने वाले इलेक्शन में अपना हक राय दही इस्तेमाल ना करें? वो उसी सूरत होगा जब आप नई हल्का बंदी करेंगे, आपकी नई कम्युनिटीज डिमार्केशन होगी, नई आबादियां ऐड होंगी, कुछ अंदर से माइनस होंगी और एक नया स्ट्रक्चर बनेगा उस हल्के का या उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का जहां आपका एमएनए या एमपीए जो है जाके इलेक्शन लड़ेगा। जब तक वो ग्राउंड तैयार नहीं होती, मुझे बताएं कि वो टीम मैदान में कैसे उतरेगी खेलने के लिए? आपकी सबसे पहले ग्राउंड और पिच तैयार होती है, फिर उस पर कभी आपकी इलेक्शन कमीशन ने ना तैयार की, एक सदर साहब ने तारीख दे दी तैयार की, और वो कह रहे हैं मैच करवाओ को। अगर किसी नाहमवार ग्राउंड में खेलने के लिए उतारते हैं तो आपको भी पता है कि किसी की टांग टूटी होती है, किसी का बाजू टूटा होता है, कोई जख्मी होके हर्ट होके ग्राउंड से बाहर होता है। तो क्या इस हालात में इलेक्शन होने चाहिए कि आपकी ग्राउंड जो सियासी है जहां आपने इलेक्शन लड़ना है उसको पहले हमवार करें? उसके लिए सबसे पहले आपकी हल्का बंदी है। हल्का बंदी और वोटर लिस्टें दो बेसिक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स हैं उस इलेक्शन की। जी। अच्छा डॉक्टर साहबा ये बताएं कि हल्का बंदियों की डेट तो इलेक्शन कमीशन ने दे दी थी, उसको 15 दिन पहले भी कर दिया था। उन्होंने कहा था कि पहले 15 दिसंबर तक शायद गालिबन मुकम्मल होनी थी, फिर उन्होंने कहा कि 30 नवंबर तक इसको निपटाएं। तो हल्का बंदियों की डेट तो आ गई है, आखिरी डेडलाइन। तो क्या ये नहीं हो सकता था कि इलेक्शन कमीशन डेट दे देता? भाई हल्का बंदियां हो गई हैं तो बेशक दिसंबर की दे देता, जनवरी की दे देता। लोग ये एतराज कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जब बिल्कुल ही कोई डेट नहीं दे रहा, बिल्कुल खामोश है, तो उससे शक होता है लोगों को कि गैर जानिबदारी का मुजाहिरा नहीं कर रहा वो। देखिए, इलेक्शन कमीशन को अपने आप को एम्पावर करना है और एज आ रेगुलेटर अपने ऊपर ये जो धब्बे हैं, दाग हैं, उनको धोना है और ये फैसला करना है कि जो वफाकी कमीना हो या सूबाई कमीना या आपके इंतजामी अमूर, जहाँ पे भी जानबदार लोग जो हैं बैठे हैं और वो सियासी जमात किसी न किसी के साथ अलाइनमेंट में रहे हैं और उन पे छाप रही है, वो किसी जमात का हिस्सा रहे हैं माजी में, तो उन्हें किसी भी कैबिनेट के अंदर नज़र नहीं आना चाहिए, उन्हें किसी भी इंतजामी ओहदे के ऊपर नहीं होना चाहिए, जिससे ये भिनक पड़े कि किसी जमात या किसी फर्द को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये अमल जो है वो किया जा रहा है। तो इलेक्शन कमीशन पे भारी जिम्मेदारी है और अवाम जो है उनकी तरफ देख रहे हैं और उन्होंने अपना इत्मीनान बहाल करने के लिए अपने अमल से ये साबित करना है कि मैं गैर जानबदार हूँ, और वो गैर जानबदारी उनकी कहने से नहीं, उनके करने से नज़र आएगी। अब करने का आलम ये है कि अगर तरक्याती स्कीमें जो हैं वो वो पब्लिक की ज़रूरियात के ख़िलाफ़ नहीं है। हमारी जमात ये समझती है कि लोगों का जो भला होना चाहिए, सड़कें, नालियाँ, गलियाँ बनना उनका बुनियादी हक है, गैस, बिजली उनकी बुनियादी ज़रूरत है। लेकिन इलेक्शन कमीशन के अपने रूल्स के मुताबिक जब इलेक्टोरल प्रोसेस या केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाती है तो फिर वहाँ पे करोड़ों के फंड दे के किसी एक जमात के कैंडिडेट को आप वन वे ट्रैफिक के लिए नहीं छोड़ देते कि आप सिर्फ जाके वहाँ काम कराओ और वहाँ के डीसीज जो है और इंतज़ामिया जो है उस जमात की ताबेदार बन जाए और उनको सपोर्ट करना शुरू कर दे। तो ये उस गैर जानबदार इलेक्शन का जो प्रोसेस है उसकी नफ़ी है। तो हम ये पिछले दिनों हमारी जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हुई उसमें इस हवाले से हमारे जो लीडरान थे, जो इलेक्टेबल्स हैं, जो क़यादत है, जो मुख्तलिफ इजलास से आई थी, उन्होंने इस पे अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। तरीन साहब ने और अलीम खान साहब ने इन तहफ़्फ़ुज़ात को सुनने के बाद जी ये फैसला किया था कि हम अपना ये जो बाज़ाब्ता सबूतों के साथ, क्योंकि हम ये नहीं कहना चाहते कि हम सिर्फ बाकी जमातों की तरह सियासी बयानबाजी शुरू कर दें, हम हक़ाइक़ पे मबनी एक हक़ाइक़ पे मबनी हम एक ग्राउंड रियलिटीज़ के साथ जुड़ा फैक्ट फाइंडिंग एक प्रोसेस करके हम फाइल वर्क करके इलेक्शन कमीशन के पास जाएं और हम उन्हें बताएं कि जनाब यहाँ इस ज़िले में या इस प्रोजेक्ट के अंदर और इस इंतज़ामी अमल के अंदर
आपकी जानबदारी की झलक नजर आ रही है कि केयर टेकर गवर्नमेंट इस जमात को सपोर्ट जब तक वो ग्राउंड वर्क नहीं होगा उस वक्त तक बात सही तरीके से नहीं बनेगी। ये है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का प्लान, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे फिरदौस आशिका हमारे साथ मौजूद थी और अपनी पार्टी के लाए अमल से हमें आगाह कर रही थी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज।